तो आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990 पुनरावर्ती नोट्स स्मरणीय बिंदु पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय नेताओं द्वारा ऐसे आर्थिक तंत्र को स्वीकार किया जो कुछ लोगों की बजाय सबके हितों को प्रोत्साहित करे और बेहतर बनाए। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने देखा कि पूरे विश्व में दो प्रकार के आर्थिक तंत्र समाजवाद और पूंजीवाद व्याप्त है। उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को सम्मिलित कर एक नया आर्थिक तंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1950 में आयोजन का गठन हुआ, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना का निर्माण करती है तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है। योजना आयोग के गठन के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग प्रारंभ हुआ। पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ विशेष रणनीति तथा लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य निम्न हैं: उच्च संवृद्धि दर, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता, संवृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, जैसे कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि, अर्थात उत्पादक पूंजी या सहायक सेवाओं जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाओं का बरहद स्टॉक, या उत्पादक पूंजी और सेवाओं की क्षमता में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का संकेतक है। जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। इसे चॉकलेट या केक के टुकड़े के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चॉकलेट या केक का आकार बढ़ता जाएगा और अधिक लोग इसका आनंद ले सकेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शब्दों में, अगर भारत के लोगों का जीवन और बेहतर और समृद्ध बनाना है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन आवश्यक है। जीडीपी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना में ये उपर्युक्त तीन क्षेत्र सम्मिलित है। अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग योगदान होता है। कुछ सेवा में क्षेत्र और कुछ में कृषि क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। आधुनिकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादकों द्वारा नई तकनीकी को स्वीकार किया जाता है। नई तकनीकी का प्रयोग ही आधुनिकीकरण है, जैसे कि सफल उत्पादन में वृद्धि के लिए पुरानी बीजों के बजाय नई उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। इसका अर्थ केवल नई तकनीकी के प्रयोग से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि राष्ट्र की वैचारिक और सामाजिक मनोस्थिति में परिवर्तन भी है। जैसे महिला को समान अधिकार दिया जाना। परंपरागत समाज में महिलाएं केवल घरेलू कार्य करती थी, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा है। आधुनिकीकरण समाज को सभ्य और संपन्न बनाता है। आत्मनिर्भरता राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के दो रास्ते हैं। फर्स्ट है अन्य देशों से आयातित संसाधनों का उपयोग, स्वयं के साधनों का उपयोग। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया और अन्य राष्ट्रों से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं जिनका स्वयं उत्पादन हो सकता है उनका आयात प्रोत्साहित किया गया। इस नीति में मुख्य खाद्यान्न उत्पादन में हमारी अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता को कम किया और यह
थी कि एक नए स्वतंत्र देश के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, क्योंकि इस बात का भय रहता है कि अन्य राष्ट्रों पर हमारी निर्भरता हमारी संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। फिर है समानता के अभाव में उपरोक्त तीन उद्देश्य अपने आप में किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने सक्षम नहीं है। यदि आधुनिकीकरण, समृद्धि और आत्मनिर्भरता राष्ट्र के गरीब तबके तक नहीं पहुंचती है, तो आर्थिक समृद्धि का लाभ केवल धनी व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। अतः समृद्धि, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण में भागीदारी के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय को उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, जिससे कि आर्थिक संपन्नता और संपत्ति के वितरण में असमानता में कमी आए। कृषि सन 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंशदान 59% था। भारत की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका का साधन थी। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह गई। अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कृषि की भूमिका राष्ट्रीय आय में हिस्सा, रोजगार में हिस्सा, औद्योगिक विकास के लिए आधार, विदेशी व्यापार की महत्ता, घरेलू उपयोग में महत्वपूर्ण हिस्सा। फिर इसमें आएगा भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक समस्याएं। फर्स्ट है सामाजिक वातावरण, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, निर्वाहित कृषि, भूमि का अवक्रमण, फसलों का नुकसान, संस्थागत समस्याएं, सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति, साख व बाजार सुविधाओं का अभाव, जोतों का आकार, तकनीकी समस्याएं, उत्पादन की अप्रचलित तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, फसलों का अनुकरण। 1950-1990 की अवधि के दौरान कृषि नीति, भूमि सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन, लगान का नियमन, फिर इसमें भू सीमा का निर्धारण, प्रयोग, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती, प्रौद्योगिकी सुधार, HYVS का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग है, कीटनाशकों का प्रयोग में वृद्धि, सामान्य सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, संस्थागत साख का प्रावधान है, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार, कृषि मूल्य नीति। फिर है हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों, HYVS एवं रासायनिक खादों व नई तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप है। हरित क्रांति की दो अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक। द्वितीय अवस्था 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक को मध्य तक। हरित क्रांति की विशेषताएं। फर्स्ट है उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग, HYVS। फिर इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, पर्याप्त सिंचाई सुविधा का विकास, कीटनाशकों का उपयोग, हरित क्रांति को प्रभाव। फिर विक्रय
अधिशेष की प्राप्ति, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, निम्न आय वर्गों का लाभ, हरित क्रांति की सीमाएं, खाद्य फसलों तक सीमित क्षेत्र, किसानों में असमानता, फिर किसानों को आर्थिक सहायता। कृषि सब्सिडी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली सहायता से है। दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ अंगतों की पूर्ति करना। पक्ष में तर्क, भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं, सब्सिडी के बिना वे आवश्यक आगत नहीं खरीद पाएंगे। आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर व गरीब किसानों के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। विपक्ष में तर्क, उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतः कृषि सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों के व्यय उपयोग को बढ़ावा देती है। उद्योग का महत्व, रोजगार सृजन, कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, श्रम की अधिक उत्पादकता, समृद्धि के लिए अधिक क्षमता, निर्यात की अधिक मात्रा की कुंजी, आत्मनिर्भर विकास को उन्नत करता है, क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाता है। औद्योगिक नीति 1956, भारत का औद्योगिक संविधान। विशेषताएं में आएगी उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण। प्रथम श्रेणी में वे 17 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया जाएगा। इस श्रेणी में वे 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएगा। उपरोक्त फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों की निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। औद्योगिक लाइसेंसिंग, निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया। लघु उद्योगों का विकास, औद्योगिक शांति में कमी, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, मजबूत औद्योगिक आधार का सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास, फिर इसमें आएगा पिछड़े क्षेत्रों का विकास, बचतों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय के लिए। फिर आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय व धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, आयत प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका, श्रम प्रधान तकनीक, स्वरोजगार, कम पूंजी प्रधान, आयत प्रतिस्थापन, निर्यात का बढ़ावा, फिर आय का समान वितरण, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार, कृषि का विकास, लघु स्तरीय उद्योगों की समस्याएं, वित्त की समस्याएं, कच्चे माल की समस्याएं, फिर इसमें आएगा बाजार की समस्याएं, फिर अप्रचलित मशीन व संयंत्र, निर्यात क्षमता का अल्प प्रयोग, तानाशाही बाधाएं, बड़े स्तरीय उद्योगों से प्रतियोगिता, व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादन से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया गया। फिर फर्स्ट है पर शुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर, कोटा,
इसका अभिप्राय घरेलू उत्पादक द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाले अधिकतम सीमा को तय करने से होता है। आयात प्रतिस्थापन को कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं है। वे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सके। महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना। महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना